आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। आपकी सभी कानूनी उलझनों को सुलझाने और आपकी कानूनी समझ को बढ़ाने आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया नाज़रीन, लगातार हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। गाजी साहब, इससे पहले कि कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो, हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि आज हम 498A के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के ताल्लुक से या इसके अलग भी आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। गाजी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि 498A आखिर है क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफा। आपने जो सवाल पूछा है कि 498A IPC क्या है, 498A से ही लग रहा है कि ये सेक्शन बाद में जोड़ा गया है। ये सेक्शन बाद में इसलिए जोड़ा गया है कि देखिए, जितना ओल्ड हमारा सिविलाइजेशन है तकरीबन उतना ही ओल्ड फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम का आहिस्ते आहिस्ते जब इसका कंसोलिडेशन हुआ, जब ये बढ़ता गया, तो कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी बढ़ी, यानी कहीं जो है वो पिता फादर वो सोसाइटी का हेड होता था, ख़ानदान का, फैमिली का, और कहीं जो है वो मदर हेड हुआ करती थी। अल्टीमेटली जो है एक जो यूनिवर्सल सोसाइटी बन के निकली, तो उसमें यही देखा गया कि फादर जो है वो अपने घर का, फैमिली का हेड हुआ करता है। ऐसी सूरत में ये देखा गया कि जो घर में बहुएं शादी होकर औरतें आती हैं, बीवियां आती हैं, तो वो चूँकि दूसरे घर की होती हैं, वो एडजस्ट होने में उनको परेशानी होती है और उनके ऊपर जो है फिर एक सिलसिला शुरू हुआ कि उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती का, क्योंकि एक तरफ तो वो अपने फादर का घर छोड़कर आई होती हैं नए घर में एडजस्टमेंट ना होने की वजह से उनको परेशानियां हुआ करती हैं। तो इस सिलसिले में जो है कानून में अमेंडमेंट लाया गया और IPC में 498A जोड़ा गया। 498A उस किस्म के ऑफेंस को, जराइम को डील करता है जिसमें किसी पत्नी को इसलिए उसको डिफरेंट किस्म से जो है वो हैरेस किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो उसमें फिर एक बीवी को यह हक दिया गया कि वो जो है कानूनी चाराजोई कर सकती है और कंसर्न पुलिस स्टेशन को या अथॉरिटी को अप्रोच कर सकती है और अपना कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इस तरह से 498A वजूद में आया। बिल्कुल। और अगर हम बात करें गाजी साहब 498, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी जुड़ा है 498A, इससे पहले जो 498 था वो क्या था? 498A से या 498 से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, हालांकि वो भी जो है इस किस्म का ही ऑफेंस है जो कि फैमिली प्रॉब्लम को डील करता है, औरतों के खिलाफ ऑफेंस को डील करता है। लेकिन जो फैमिली प्रॉब्लम को डील करने वाला ऑफेंस बना, उसको लिया गया, उसको लेजिस्लेशन ने, पार्लियामेंट ने या असेंबली ने समझा कि इस किस्म का कानून बनना चाहिए, वो 498A ही है। 498A आप आम लोगों को समझाने के लिए ये है कि ऐसा कोई भी ज्यादती जो किसी बहू के साथ हो रहा है, जिसको अमानवीय बोलते हैं, पहले ज़माने में सिर्फ उसको इमोरल कह के, गैर अखलाकी कह के टाल दिया जाता था कि भाई उसके ससुराल वालों से बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ऑफेंस नहीं था। तो ये ऑफेंस ये आ गया कि अगर किसी औरत को किसी भी किस्म का फिजिकल, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, क्रूअल्टी किया जा रहा है, चाहे इस सिलसिले में कि वो जो है अपने घर से जो आई है हमारे घर में, वो दहेज की शक्ल में या गिफ्ट की शक्ल में सामान नहीं लाई है या दहेज नहीं लाई है, इस वजह से भी अगर उसको किसी किस्म का टॉर्चर किया जाए, पराजित किया जाता है, तो ये ऑफेंस बन जाता है। और गाजी साहब, अगर इसमें पनिशमेंट की हम बात करें, पनिशमेंट आमतौर पर जो है अप टू 3 ईयर्स है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस ऑफेंस का अगर नेचर देखा जाए तो ये ऑफेंस को कॉग्निजेबल बनाया गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस उस ऑफेंस को बोलते हैं, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केसेस उस केस को बोलते हैं जिसमें पुलिस को ये पावर होती है कि वो बगैर किसी मजिस्ट्रेट के या अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के परमिशन के अरेस्ट कर सकती है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो 498A यानी कि बीवी अगर अपने पति या अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई कंप्लेंट करती है तो पुलिस को यह अख्तियार हो जाता है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है उसको अरेस्ट करे और तफ्तीश शुरू करे। उसी तरह से ये नॉन बेलेबल है,
यानी कि ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस को बेल देने का अधिकार नहीं था, उसको कोर्ट ही से बेल लेना पड़ता था। इसीलिए इसमें एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रावधान आ जाता है ऑटोमेटिकली पिक्चर में। तो पहली बात तो ये कि जो एक स्ट्रिंजेंट कानून होता है, वो स्ट्रिंजेंट कानून का जो एक सिस्टम होता है वो इस धारा में लाया गया था, कॉग्निजेबल बनाया गया था, नॉन बिलेबल बनाया गया था। अब देखा यह गया कि देखिए कोई भी लाभ बनता है तो ये बराबर ध्यान में रखें कि सोसाइटी के बेहतरी के लिए बनता है। हर कानून का जो है ये देखा जाता है कि उसका दुरुपयोग भी होता है। जैसे कि काफी चर्चा था अभी 2010 के बाद देखें तो ऐसा चर्चा चला कि इस केस का बहुत ज्यादा जो है इस प्रोविजन का औरतों के जरिया जो है वो उसका मिसयूज हो रहा है, अब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इसके मुतालिक भी जो है वो डिफरेंट किस्म की सोसाइटी से आवाज़ उठी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पूरा सोसाइटी का, हमारे पिछले 50 साल का अगर सोसाइटी का, फैमिली का डेवलपमेंट का या फैमिली प्रक्रिया का अगर आप ये देखें तो आप ये देखेंगे कि पहले औरतों को बहुत ज्यादा सताया जाता था, बीवी को या बहू को, और किसी किस्म की चाराजोई नहीं थी। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि सोसाइट का दर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक घर में आई हुई बीवी या बहू वो ये समझने लगी कि हमारे माँ बाप ने तो शादी में अच्छा खासा खर्च किया और हमें ससुराल भेज दिया, अब ससुराल में भी अगर हमारी जिंदगी दोभर होगी तो कहाँ जा रही हूँ, अगर वहाँ पलट के जा रही हूँ तो हमारे भाइयों की शादी हो गई है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वहाँ भी हमारी जिंदगी बिल्कुल जो है वो दोभर हो जाएगी। तो वो अक्सर खुदकशी की तादाद बहुओं की बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसको चेक करने के लिए जो है इस किस्म के ऑफिसर्स को चेक करने के लिए 498 लाया गया। और माजरत चाह रही हूँ गाजी साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी। हेलो, मैं वकील साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी लड़की को जबरदस्ती शादी के लिए तैयार करे तो उसके लिए सजा क्या है? जबरदस्ती किसी कागज पर दस्तखत किया जाए। देखिए पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल क्लियर रखिए कि आज की तारीख में जो विवाह का सिस्टम है, शादी का सिस्टम है, वो बहुत क्लियर है कि दोनों को बालिग होना चाहिए और दोनों का रजामंदी होना चाहिए। तो अगर किसी से किसी तौर पे कहीं घर में दबाकर उसका अपहरण करके कागज़ पे कुछ लिखवा लिया गया है कि मिस्टर ए को मिस बी से शादी करना है या मिस बी को मिस्टर ए से शादी करना है दबाव के तहत, तो ये शादी करना, पहली बात तो ये कोई शादी होगी नहीं। और उसके लिए कानूनी चाराजोई है कि अगर किसी ने आपसे किसी सादे पेपर दस्तखत करा लिए हों या कुछ लिख के दस्तखत करा लिए हों कि आपको फलां से शादी करना पड़ेगा इतने तारीख को, तो आप बिल्कुल जो है थाने में जाइए, फ़ौरन एक कंप्लेंट कीजिए। किसी किस्म की ज़बरदस्ती जो है किसी से भी आज की डेट में शादी नहीं हो सकती है। और अगर हो भी गई किसी वजह से, उन्होंने मतलब कि सपोज ले गए, निकाह पढ़ा के उस पर सिग्नेचर करा लिया, कह रहे हैं कि शादी है, तो आप किसी भी वक्त जो है उसको कोर्ट में जाके जो है उसको उस शादी को एन्यूल कराने के लिए, ख़त्म कराने के लिए आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी है 1 बीघे की, तो वो मतलब जमीन है, घर वगैरह बना नहीं है, लेकिन उस जमीन में आधा जो 1 बीघे का प्लॉट है उसमें आधी प्रॉपर्टी तो हमारे कब्जे में, हमारा एक तो किसी और ने मतलब कब्जे करके उससे मतलब वो खेती वगैरह करते हैं, और उसके पूरे दस्तावेज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास है। जब हम देख रहे थे तो हमें पता चला कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारे, तो उस प्रॉपर्टी की कटाई नहीं है ना उन्होंने कटाई है, तो अब हम क्या प्रॉपर्टी मतलब कब्जा? जी, पहली बात तो ये कि जो भी हमारे श्रोता सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी टीवी के वॉल्यूम जो है वो कम कर दें या टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद ही कर दें ताकि उनको सवाल क्लियर समझ में आए। दूसरी बात यह कि सवाल पूछने वालों से गुजारिश है कि वो पहले से अपने एक जहन में छोटे से छोटे, कम से कम लफ्ज़ों में, सेंटेंसेस में सवाल को पूरा करें ताकि सवाल की क्लैरिटी रहे। आपके सवाल में यह है कि प्रॉपर्टी आपके दादा के नाम से थी, तमाम कागजात आपके दादा के नाम से हैं, दूसरों ने कब्जा कर लिया है। तो देखिए उनका कब्जा अगर पिछले 12 साल से कम के मुद्दत में हुआ है तो आप कभी भी उनके खिलाफ मुकदमा जो है दायर कर सकते हैं, उनको कब्जे से हटाने के लिए, इल्लीगल ऑक्यूपेशन से उसको ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए। पुलिस में भी आप पहले कंप्लेंट कीजिए और आप बताइए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और फला फला काबिज हो गया। लेकिन ये चीज़ ख्याल रखिए कि चाहे वो प्रॉपर्टी किसी के नाम से हो, अगर कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप
अगर 12 साल से ज़्यादा के पास उसके पास कब्ज़ा है और उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी चाराजोई नहीं की गई है तो एक एडवर्स पोजीशन का कानून है जिसके तहत यह है कि प्रॉपर्टी वो एडवर्स पोजीशन के हिसाब से उसकी हो जाती है। और एक और कॉलर कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल बताइए। अगर कोई लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार करेगा, निकाह पर दस्तखत लेगा, तो उसके लिए सजा क्या है? जी देखिए, पहली बात तो ये कि अगर किसी ने किसी को ज़बरदस्ती कागज़ पे या निकाहनामा पे दस्तखत करवा लिया है बगैर उसकी मर्ज़ी के, तो वो शादी हुई नहीं। तो उसके लिए तो पहली चीज़ ये होगी आपकी कि उसको जाके वो जो निकाहनामा है उसको आप कोर्ट में लेकर जाइए और आप ये कहिए कि ये निकाहनामा हमें से ज़बरदस्ती लिया गया है, ये सिग्नेचर तो है हमारा लेकिन अंडर ड्यूरेस है, अंडर कंपल्सन है, अंडर प्रेशर है। कोर्ट उस को जो है वो वाइड एबनिशियो कर देगी उस शादी को, उस तलाकनामा उस निकाहनामा को जो है रद्द कर देगी। दूसरी बात ये कि उसमें उसी किस्म का प्रावधान है जिस तरह से और किसी कागज़ को आपने जाली बनाए या ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराए, तो इसमें 420 और अगर उसको कहीं इस्तेमाल कर रहा है उस निकाहनामा को तो फिर जो है और भी धाराएं आ जाती हैं 468, 471, यानी कि गलत कागज़ बनाना या बनवाना या उसको फिर जो है उस कागज़ को अथॉरिटी के सामने पेश करना यानी कि उसका गलत इस्तेमाल करना, ये सब धाराएं आएंगी जिसमें सज़ा जो है वो 7 साल और 10 साल तक की है। बिल्कुल। और पटना से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं विशाखापट्टनम से बात करती हैं। जी अपना सवाल बताइए। हमारा लड़के का जो आदिवासी लड़की से जो निकाह हुआ था वो जो जिंदगी गुजारे नहीं तो जबरदस्त जोर दालिसी हुआ तो भी स्टेशन में निकाह हुआ और बच्चे को बाद में केस हुआ, छुटकारा लेकर फिर वायदे चलते ही उसको कुछ दोस्ती देख के शादी कर सकती है या नहीं, वो पूछती है। देखिए, आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़के की शादी हुई फिर जो है उससे छुटकारा यानी कि डाइवोर्स हुआ तो फिर वो क्या कर सकती है। इस सवाल को ज़रा क्लियर कीजिए ताकि उसका सही जो है आपको जवाब दिया जा सके। जितने भी सवाल पूछने वालों से मेरी गुजारिश ये है कि ज़रा सवाल में क्लैरिटी हो ताकि उसका जवाब जो है क्लियर तौर पे दिया जा सके। बिल्कुल। खैर इससे अलग हम जाएं, अब हम बात कर रहे थे सर मिसयूज की कि अगर इस लॉ का मिसयूज कोई करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? देखिए, मिसयूज तो इस पैमाने पर होना शुरू हुआ इस कानून का कि जहां एक ज़माना था कि बहुएं अक्सर खुदकशी करती थीं बचने के लिए, दूसरा ज़माना ये आ गया कि फिर छुटकारा पाने के लिए बहू से, ताकि वो कोई मुकदमा न कर पाए, लोगों ने मतलब कि जलाना शुरू किया बहू को। तो अल्टीमेटली इस केस का 498A का इंटरप्रिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहा। जब ज़्यादा हंगामा हो गया 2014 तक, तो 2014 में एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें कि गाइडलाइंस दी गई। अदरवाइज ऐसा देखा गया था कि वाइफ की तरफ से कंप्लेंट हो जाता था और जो आपका ये 498A में प्रावधान है कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स, तो उसके रिलेटिव्स में उसके भाई, उसके बुआ, उसकी माँ, उसके बाप, चाहे वो 60 साल के हों, 70 साल के हों, सबको जो है बना दिया जाता था मुलजिम और जो है पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती थी। कभी कभी केसेस में तो ऐसा देखा गया कि एक घर से ऐसे लोग अरेस्ट हो गए, घर में 2-3 बच्चे हैं, बुआ के भी छोटे बच्चे हैं 6-7 साल के, अब पता चला कि बहन के भी बच्चे हैं, अब पता चला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो घर का हर आदमी अरेस्ट हो गया, घर में छोटे छोटे बच्चे रह गए। तो बहरहाल जो अरनेश कुमार के जजमेंट आया उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर 498A का केस रजिस्टर्ड हो रहा है तो उसके लिए ये लाजमी अरेस्ट जो है फ़ौरन आप नहीं करेंगे। अब वही नहीं बल्कि ये कहा गया कि जिस केस में भी सज़ा 7 साल से कम है उसमें अरेस्ट करने से पहले नोटिस दी जाएगी और नोटिस के बाद इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको अरेस्ट की ज़रूरत है तो फिर आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कही गई कि हस्बैंड के अलावा उसके इन-लॉज को, यानी कि फादर इन-लॉज, मदर इन-लॉज, सिस्टर इन-लॉज, ब्रदर इन-लॉज, इनको अगर अरेस्ट करना हो तो डीसीपी का परमिशन लेना पड़ेगा। इस किस्म का एक गाइडलाइन जो है 498A में दिया गया। हाँ, बिल्कुल। और गाजी साहब कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हेलो जी, हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैं मोहम्मद जाहिद खान दिल्ली से। जी, सवाल बताइए जाहिद अपना। जी, सवाल ये है कि हमारी जन्मभूमि बिहार में है, तो जी। वहाँ पर एक मसला फंस गया है। 70 साल से मस्जिद के नाम 10 कट्ठा जमीन है, तो वो अंग्रेज के जमाने का सर्वे हुआ है, तो वो लड़का जो है तो वो कहता है मेरे पूर्वज के नाम ये जमीन है, तो तुम इसका कागज दिखाओ। तो केवाला तो है, पर वो कह रहा है जो मेरे पूर्वज से किसने लिया वो केवाला दिखाइए। अब वो सर वो केवाला मिलता नहीं है, वो किससे लिया, खरीद बिक्री होता रहता है। अब किसी मुसलमान ने वो मस्जिद के नाम करके अब मर गई, वो जमीन 70 साल से मस्जिद के पास थी, अभी वो व्यक्ति जोतने नहीं देता। तो हमने मुख्यमंत्री को खबर किया, नीतीश कुमार जी को, कलेक्टर को, तो निचले स्तर के जो कर्मचारी थे उन्होंने बिल्कुल। और ठीक है, हम इसका जवाब देते हैं गाजी साहब इनका। जी, मैं देखिए आपका सवाल जो है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ जरा सवाल को मुख्तसर रखिए आप लोग, लेकिन बहरहाल आपका सवाल से ये जाहिर होता है कि 70 साल पहले एक ज़मीन जो है मस्जिद को दे दी गई थी, यानी मस्जिद के नाम से जब दे दी गई थी तो वक्फ हो गई थी, और आपके बताने से कि उस पर खेती बाड़ी भी आप लोग कर रहे हैं, यानी कि पोजीशन आपके पास है। तो अगर दूसरी पार्टी अगर ये कह रही है कि हमारे नाम से हमारे बुजुर्गों के नाम से जो प्रॉपर्टी थी वो किस तरह से मस्जिद के नाम से गई, इसका कोई आप प्रूफ लाइए, तो सबसे बड़ा प्रूफ तो आपके पास यही है कि वो आपके कब्जे में है पिछले 70 साल से। जैसा कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास 12 साल से ज़्यादा है, लैंडेड प्रॉपर्टी, उसका कोई अगर मालिक है भी, किसी के नाम से वो प्रॉपर्टी है, अगर इस बीच वो किसी किस्म का दावा नहीं कर रहा है, तो आपको बगैर कानूनी चाराजोई की वो आपको वहाँ से ज़बरदस्ती हटा नहीं सकता है। तो आप अपना पोजीशन बरकरार रखिए। और अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। पहले जजमेंट ये था एडवर्स पोजीशन में कि एडवर्स पोजीशन को सिर्फ डिफेंस में लिया जाता था कि आप डिफेंड कर सकते हैं अगर कोई आपको वहाँ से इविक्ट करने के लिए कानूनी कार्रवाई करे तो। लेकिन अब हो गया है कि अगर एडवर्स पोजीशन आपके पास है 12-14 साल पहले से, आपके पास प्रूफ है कि आप विदाउट किसी इंटरफेरेंस के 12 साल से ज़्यादा इस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, और आपके पास उस प्रॉपर्टी को जोतने बोने का, मालगुजारी रेट देने का अगर आपके पास सबूत है कि आप जोत बो रहे हैं पिछले 12 साल से ज़्यादा अरसे से, तो आप इस बेसिस पर आप टाइटल के लिए सूट भी डाल सकते हैं। अब आप खुद कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है पिछले 70 साल से हमारे पोजीशन में, हम उसको जोत बो रहे हैं, आप उसको प्रूफ दीजिए कम से कम पिछले 12 साल से ज़्यादा का, और उस बेसिस पर जो है आप डिक्लेरेशन के लिए आप जाइए कि इस प्रॉपर्टी को हमारे पोजीशन के बेसिस पर हमें डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल। और एक और कॉलर गाजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इमरान है। जी इमरान, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल है कि जो हमारे ददियाल का घर था हमारे दादा के नाम पे था, दादा के नाम से दादी के नाम पे है, अभी चाचा पूरा ले लेके बैठे हुए हो। ठीक। वो उसके सवाल में गिफ्ट रजिस्ट्री करा लिए चाचा, हमारे डैडी को कुछ भी नहीं देते रहे वो। ठीक। देखिए इमरान साहब, आपके दादा की प्रॉपर्टी आपने कहा कि आपके दादी के नाम से आया, अब फिर आपने कहा कि गिफ्ट करा लिया। तो देखिए, जब प्रॉपर्टी आपकी दादी की हो गई या जब तक आपकी दादी जिंदा हैं, उस प्रॉपर्टी को किसी को भी वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं, जिसको कि हिब्बा बोलते हैं, आप गिफ्ट बोल रहे हैं। तो अगर उन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है अपने किसी एक बेटे के नाम से और उस बेटे को उन्होंने कब्ज़ा भी दे दिया है, तो फिर ये जो है कानूनी तौर पर इसकी मान्यता है। वो प्रॉपर्टी उसको हो गई जिसको गिफ्ट दिया गया है, हिब्बा किया गया है, और उसको प्रॉपर्टी दे दिया गया है, उसको पोजीशन भी दे दिया गया है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जनाब अरशद जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जुनेद, अपना सवाल बताइए। हाँ, सवाल। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूरा कीजिए। गुजारिश है आपसे कि आप अपनी टीवी की आवाज बंद करें और तब हमसे सवाल पूछें। जी, मैंने टीवी का वॉल्यूम कम रखा, और मेरा सवाल यह है कि मैंने 2011 में शादी की। 2011 में मैंने शादी की, कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो 2016 में मैंने अपनी मिसेस को डिवोर्स दिया। उसको 2 मेल पुलिस है। अब मैंने दूसरी शादी की है। अब उसने कोर्ट में
दर्ज किया केस, अब मैं उसके मेंटली दर्ज को दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना उसको, अब मैंने उसको दूसरे कोर्ट में गया तो मैंने उसको अपने बच्चे को दवा किया, मुझे बच्चे दे दो। बच्चे इस वक्त एक 8 साल का है, दूसरा 7 साल का है जी। अब किया। जी जुनैद साहब, आपने ये फरमाया कि 2016 में आपने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया। जिस वाइफ को आपने डाइवोर्स दिया उसके जो है 2 बच्चे हैं जी। और आप दोनों बच्चे अभी नाबालिग हैं, 8 साल का है और 5 साल का है। और इस तरह से जो है आपने जब दूसरी शादी की तो आपकी पहली बीवी ने ये मुकदमा दायर किया है आपके ऊपर कि उन बच्चों को कस्टडी चाहिए। देखिए, आम तौर पे बच्चे में ख़ास तौर से अगर बेटी हो तो उसकी कस्टडी जो है उसके माँ ही के पास जाती है। और जब आपने दूसरी शादी कर ली है तो उसको एक ग्राउंड बन गया है कि अब उनके पास सौतेली माँ आ गई है, हमारे बच्चों को जो है सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो उसको ये हक बनता है। हालांकि गार्जियनशिप आपकी है बाप होने के नाते, लेकिन कस्टडी का हक जो है वो आपके मुतल्लका बीवी जिसको आप तलाक दे चुके हैं वो उसको बनता है। और ये कि ज़रा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि कश्मीर में ज़रा कानून जो है और बाकी इंडिया के कानून से डिफरेंट है, इसलिए आप जो हैं किसी लोकल एडवोकेट से वहाँ पर बात कर लीजिए कि गार्जियनशिप और कस्टडी का जो फ़र्क बाकी हिंदुस्तान में है मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से क्या जम्मू एंड कश्मीर में है भी कि नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह से आप लोकल एडवोकेट से सलाह मशवरा करके चलिए। जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैं फरमान चौधरी बोल रहा हूँ, कठुआ। जी फरमान, अपना सवाल बताइए। हमारा सवाल ये है कि मेरे दोस्तों की प्रॉपर्टी है 1972 की, उनके रजिस्ट्री इंतकाल है दिल्ली में। तो जब वो बेचारे वो बाहर चले गए थे फॉरेन कंट्री में, तो वापस आया तो वहाँ एक आदमी उनको जमीन में इंटर नहीं होने देता है, मतलब उस पे क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी देखिए, ज़रा आप ये क्लियर नहीं बताइए कि ज़मीन कहाँ पे है दिल्ली में। दिल्ली में 2 किस्म की ज़मीनें चल रही हैं। एक जगह तो एक तो इलाका वो है जिसको लीगलाइज इलाका बोला जाता है, जहाँ पर कि हर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है थ्रू रजिस्ट्री। और कुछ इलाके ऐसे हैं जिसको कि अनडेवलप इलाका बोला जाता है, जो कि रेगुलराइज कॉलोनी नहीं होती है, तो वहाँ पर अक्सर जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ की जो हो रही हैं पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह के ज़रिए हो रही हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी इस इलाके में है जहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए हो रही हैं, वहाँ पर अगर आपकी प्रॉपर्टी का किसी ने कब्जा कर लिया है आपकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, तो आप फ़ौरन एक पुलिस में पहली बात तो ये कंप्लेंट कीजिए। अक्सर ये देखा जाता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई रजिस्ट्री वगैरह तो होता नहीं है, तो कोई ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो एक एक प्रॉपर्टी के 3-3, 4-4 जो है पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेते हैं। और इस हिसाब से जो है 420 का बाजार ऐसे कॉलोनीज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ज़बरदस्ती कब्ज़ा, उसके पास गलत डॉक्यूमेंट्स बनाना। तो पहली बात तो ये कि आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनको पुलिस में बुलाइए आप, ताकि ये पता चले कि उनके पास कागजात क्या हैं, किस बेसिस पर उन्होंने कब्जा किया है। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनके कागजात जो है जाली हैं, आपके पास जो कागजात हैं वही ये है, तो जाली कागजात वो बनाए हैं, उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, दूसरा केस भी दायर कर सकते हैं। आप फौरन किसी एडवोकेट से मशवरा लीजिए और इसमें कार्रवाई कीजिए। और गाजी साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हामिद खान बोल रहा हूँ जाले दरभंगा से। जी सवाल बताइए हामिद अपना। मैं अपना बोल रहा हूँ कि अगर कोई लड़का अगर बोले कि हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे तो जबरदस्ती कर सकते हैं कभी? देखिए, शादी में ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो बहुत शुरू ही से है कि सिर्फ लड़के का ही नहीं लड़की का भी रजामंदी ज़रूरी है। और आप लोग देखते हैं कि बाकायदा इजाज़त दी जाती है लड़की से, फिर लड़के से पूछा जाता है कि आपको क्या ये शादी कबूल है या निकाह कबूल है या नहीं कबूल है। तो ये तो बहुत क्लियर सवाल है कि कोई जो है किसी से ज़बरदस्ती, चाहे लड़के से या लड़की से ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकता है। बिल्कुल। और गाजी साहब, डॉरी एक्ट की अगर हम बात करें और 498, क्या दोनों अलग हैं या सेम है? देखिए, 3-4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो अलग प्रोविज़न है और 498A अलग प्रोविज़न है। 498A जो है पूरे हिंदुस्तान में अपने आबोताब से बिल्कुल जो है लागू है और उसका यूज़ भी है और मिसयूज़ भी है। कहीं कहीं स्टेट में ये देखा जाता है कि जब तक 3-4 नहीं लगाते हैं तब तक जो 498A नहीं लगाते हैं, जबकि दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। कहीं कहीं ये बात देखी जाती है। गाजी साहब, माज़रत चाह रही हूँ, इस एक्ट को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अमजद है, मैं एक सवाल करना चाहूँ। जी सवाल बताइए।
ये 2010 में मेरे दादी का इंतकाल हो गया है जी। तो मेरे चाचा लोग चाची लोग पूरा घर पे कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे बड़े डैडी जो है, हमारे बड़े डैडी है घर के, तो उनको नहीं देते बोल के बोल रहे वो लोग। तो उसके लिए कोर्ट में केस डालने के लिए क्या क्या प्रूफ चाहिए? जी देखिए, बहुत ही क्लियर आपका सवाल है कि 2010 में इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद जो है आपके चाचा यानी कि आपके फादर के एक भाई, बड़े भाई जो हैं, वो पूरा कब्जा करके उस पर बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल आपके 2010 से पहले जो है जिनके नाम से प्रॉपर्टी था यानी कि आपके दादा के नाम से, तो आपके बाबा फादर का भी उतना ही हक बनता है जितना कि आपके चाचाओं का बनता है। आप फौरन पार्टीशन सूट डालिए, इसको पार्टीशन सूट बोलते हैं, पार्टीशन सूट डालिए और जैसा कि आपने बताया केस जो है वो आपके मुवाफिकत में है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बोल रहे हैं ना कि मेरा बहन का शादी का 12 साल हो गया है। उसका दौरान उसका एक बच्चा भी हुआ था तो ससुराल वाले उसको भी मार दिया है। और 12 साल से मेरा बहन को बहुत सताया जा रहा, बहुत परेशानी किया जा रहा है। और अभी बोलता है कि हम छोड़ देंगे, तुमको तलाक दे देंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं, इसका क्या हल हम लोग निकालें? देखिए, अगर आप बहन से, चूंकि शादी में जो है हस्बैंड और वाइफ वही बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ निभा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप अपने बहन से पूछिए क्या वो उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, क्या वहाँ पर उसका ज़िंदगी दोभर हो गया है, तो आप खुद डाइवोर्स पर जाइए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं वो ज़बरदस्ती वो एक तरफा डाइवोर्स भी दे रहे हैं, तो आज की डेट में आपके पास कानून बहुत है। जैसे आप 498A का सहारा ले सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकती हैं। उसके बाद भी अगर घर से वो निकाल दे रहा है तो 125 में मेंटेनेंस के लिए भी जा सकती हैं। तो ये सब प्रोविजंस आपके फेवर में है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, फिरदौस अहमद। जी सर, सवाल बताइए अपना। मेरा सवाल यह है कि हमारा जमीन था वो 1965 में हमने लिया था। हमारे दादा ने लिया था जी, 10 कनाल। तो उसके कागज वाकज, कोर्ट कागज सब कुछ हमारे पास है। अब 65 साल के बाद एक ने रिट दायर की थी, उसने वो हारी। उसने कहा हमारा ये नानी का हिस्सा था इसमें। तो हमने कहा था, हमने लिया था 65 में, तो ये नानी का पता नहीं उसने क्या किया है। फिर वो कोर्ट में गया, फैसला कोर्ट में चल रहा है। तो तहसीलदार को इसने फंसाया, उसने वो जो इंतकाल था वो उसने अपने नाम कराया था। अब हम उसको कंडम कोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम डीसी के पास गए थे, उन्होंने उसको कहा था आपने गलत किया है, कंडम कोर्ट किया है आपके। जी गाजी साहब, क्या कुछ रास्ता जी, आपको सही राय दिया गया है इस मसले में। जिसने भी राय दिया है कि अगर वो प्रॉपर्टी 1965 से है, उसके बाद कोई तहसीलदार से मिलके कागज़ में धोखाधड़ी करके, फैब्रिकेट करके अपने नाम से चाह ले रहा है, उसके बेसिस पर अगर दावा कर रहा है, तो आपको सही राय दिया गया है कि आप फौरन जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाइए और उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर कीजिए और एक कंप्लेंट पुलिस में भी दीजिए कि किस तरह से उस प्रॉपर्टी के कागजात को बनाया गया है। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। हेलो, मैं बतूल बोल रही हूँ बिहार से। जी, अपना सवाल बताइए। जी मैम, मेरे हस्बैंड को बताया गया था शादी से पहले कि मुझे सिजोफ्रेनिया है और डिप्रेशन है। और अब शादी के बाद पता चला कि बाइपोलर डिप्रेशन है। तो वो पहले एक्सेप्ट शादी किया, अब बोलते हैं ना उन्हें सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट है और ना ही उन्हें बाइपोलर डिप्रेशन एक्सेप्ट है, क्योंकि इन दवाओं का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो वो शरई तलाक देना चाहते हैं। शिया लॉ में है कि वो 9 महीने में 3 तलाक दे सकते हैं। तो वो शरई तलाक के लिए वो फोर्स कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या मैं कानून का सहारा ले सकती हूँ और मुझे क्या ऑप्शन बचा है? जी थैंक यू मैम। जी देखिए, आपका कहना है शादी से पहले बता दिया गया था कि किस्म का डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया के आप मरीजा हैं। खैर, उसके बाद भी अगर चाहे रीज़न हो या ना हो, अब मुस्लिम लॉ में ये तो है कि हस्बैंड जो है तलाक दे सकता है, लेकिन आज की तारीख में उसको रीज़न देना पड़ेगा कि तलाक क्यों दे रहा है। तो बहरहाल ये इस किस्म का धमकी देना तलाक का, ये अपने आप में जो है ऑफेंस है। आज की तारीख में कोई धमकी नहीं दे सकता है। अगर उसको तलाक देना है तो तलाक का प्रक्रिया कुरान में दिया गया है, उसका वो हिसाब ले, यानी कि उसका हिसाब लेने का मतलब ये कि अपनी
तरफ से एक आर्बिट्रेटर बैठाए, दूसरे की तरफ से आपकी तरफ से एक आर्बिट्रेटर है, वो दोनों आपस में जो है सलाह मशवरा करेंगे, मेडिएशन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होगा तो वो तलाक दे सकता है। तो ये तो पावर है, मुस्लिम इला में नहीं किसी को भी पावर है, किसी भी इला में ये पावर है कि अगर नहीं बनती है तो वो डाइवोर्स का प्रक्रिया कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी, सवाल बताइए। मैं वकील साहब से ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोस में एक मेरा जो पड़ोसी है उसने एक कुत्ता पाला रखा है, जो मतलब काटने को भी आता है, मतलब और रात को सोने नहीं देता। हमने बहुत बार उसे रिक्वेस्ट की और पुलिस में भी हमने कंप्लेंट की, लेकिन उसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई मतलब कोर्ट में क्या प्रोसीजर है उसका। जी जी, देखिए हर कानून में जो है ये बात आईपीसी में भी दी हुई है कि कोई इस किस्म का जानवर अगर पालता है और उससे अगर पड़ोसी को नुकसान होता है या पड़ोसी को काट लेता है या पड़ोसी उससे डरा रहता है, पड़ोसी को वो जानवर जो है डराने की कोशिश करता है, जैसे कुत्ता ही हो, तो उसके लिए प्रावधान है, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए थाने में। अगर वो उसके कोई समाधान नहीं दे रहे हैं तो आप सीनियर पुलिस ऑफिसर को आगाह कीजिए, उसके बाद भी अगर नहीं हो तो आप जो है सीधे कोर्ट जाइए। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ गाजी साहब जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। जी सर, मैं कश्मीर से हूँ जी, अपना सवाल बताइए। सवाल मेरे हमारे लैंड प्रॉब्लम है जी सर। हाँ बताएं, सवाल बताएं। जी, सवाल क्या सवाल है? सवाल है कि जो हमारे फोर फादर्स थे, हम कश्मीर से फोर फादर्स थे, वो हम जो उनको जमीन थी उन्होंने वो बेची थी, एक लैंडलॉर्ड उन्होंने उसको बेची थी, तो फिर उसने उन्हीं को कास्ट करने के लिए दिया था। जब कश्मीर में 1976 में टिलर लैंड टू टिलर एक्ट हुआ, इसमें काश्तकार को आधी फी मिल गई और आधे को उसको लेवी भरनी थी। उसी में हमारे गांव में एक एमएलए था, उसने उस वक्त उसको फिर 1980 में उनको बोला कि मैंने जमीन आधी खरीदी है, तो उस वक्त उसका बोलबाला चल रहा था उस वक्त उसका, इसलिए उन्होंने लिए। जब हम बड़े हो गए, जब अब हमको देखा कि वो जमीन हमारी सरकार ने जो म्यूटेशन फोर्स देखिए हमारे, हाँ आपसे मैं ये बताऊं जी, आप पहली बात तो ये कि सवाल ज़रा कम करके 2-4 सेंटेंस में पूछ लिया करें आप लोग, ताकि दूसरों को मौका मिले। बात ये कि आपका जो मसला है वो लैंड से जुड़ा हुआ है और लैंड लॉज कश्मीर में और इधर इंडिया में बहुत फ़र्क है। जैसे आप बता रहे हैं कि 76 में जो है ये लॉ पास हुआ 1976 में कि जिसका लैंड है काश्तकार को, जो काश्त करता है उसी को वो लैंड हो जाएगी, जबकि यूपी में जो है ये बहुत पहले आ गया था आज़ादी के फ़ौरन बाद लैंड कंसोलिडेशन एक्ट करके, ज़मींदारी एबोल्यूशन एक्ट करके। तो आप किसी लोकल एडवोकेट से बात कीजिए। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है ना? जी, अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा ये सवाल है, हमारे वालिद साहब गवर्नमेंट से कुछ कर्ज लेकर हैं, वो पैसा वो हमारे वालिद का तो इंतकाल हो गया, वो पैसा गवर्नमेंट को क्या उनके बच्चों लोग बनना पड़ता है क्या? जी देखिए, जो आपने बताया कि आपके वालिद ने कुछ कर्ज ले रखा था वो भी सरकार से, तो देखिए कोई भी एजेंसी है अगर कोई कर्ज देती है तो उसके एवज में कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज कराती है। अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई हुई है तो लाजमी है कि उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का वहाँ से एक्शन होगा, क्योंकि आपके फादर के इंतकाल के बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसमें आप सबका हिस्सा है। तो जिस तरह से आप उसके जिम्मेदार हैं उसी तरह से अगर कोई कर्जा है तो कर्जा भी लौटाने के आप जिम्मेदार हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो मैं नजीर अहमद बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल है, क्या एक बाप अपने बेटे को दादा की वरासत से बेदखल कर सकता है या दादा का जो प्रॉपर्टी वो रोक सकता है? जी देखिए, आपका सवाल इसलिए क्लियर नहीं है कि इस्लामिक लॉ में यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कड़ी दर्जा बदर्जा जाता है। जब तक फादर है तब तक जो है उसके पोते के पास जो है प्रॉपर्टी आ ही नहीं सकती है, वो फादर के थ्रू ही आएगी। तो जब तक फादर को बेदखल ना करें तो उसमें पोते का बेदखल करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है कि पोते की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती है उस वक्त तक जब तक कि उसका फादर जिंदा है। दादा की प्रॉपर्टी पहले फादर को जाएगी, उसके बाद पोतों के जाएगी। बिल्कुल। और गाजी साहब, हम डॉरी एक्ट की बात कर रहे थे, क्या ये अलग है 498 से?
दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजन है। 3-4 बोलते हैं, सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो अलग प्रावधान है, और 498A अलग प्रावधान है। किसी किसी स्टेट में 498A के तहत, जैसे यूपी में ही है, उसमें 3-4 जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का लगाना ज़रूरी है, ताकि उससे ये साबित हो कि हाँ साहब इन्होंने डाउरी जहेज़ मांगा था और उनके मांगने पे जो है जहेज़ दिया गया थे, जहेज़ और लेने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो क्योंकि दोनों ऑफेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, दोनों को इंडिपेंडेंटली डील किया जा सकता है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा मामला ये है कि मैं अपने शौहर की तीसरी बीवी थी, उनका इंतकाल हो गया जी 10 साल पहले जी। तो सारी प्रॉपर्टी नो एंट्री पे थी, तो मुझे और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला, तो कुछ मिल सकता है, ऐसी गुंजाइश है जी। आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। दरअसल जरा जम्मू एंड कश्मीर का मसला आ जाता है तो वहाँ पर कानून अलग है, तो अलग से बताना पड़ता है। बहरहाल इस्लामिक लॉ के हिसाब से आप तीसरी बीवी हैं, और तीसरी अगर लीगलाइज बीवी हैं और उससे ही बच्चे हैं, तो पहली बात तो ये कि मैयत की प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा बेटे बेटियों में बांटने से पहले उनके बीवियों का हक होता है। 1/6 या 1/8 प्रॉपर्टी में जो है तीनों बीवियों का हक होगा, और फिर तीनों बीवियों के हक से वो प्रॉपर्टी जो है फिर उनके बेटियों को भी पहुंच सकती है। तो उसमें आपके प्रॉपर्टी का हक है, आपके उनकी प्रॉपर्टी में, मरहूम की प्रॉपर्टी में आपकी हक है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मैं केरला से हूँ, और मेरे जो शादी हुई थी तो हम लोग वो नॉन मुस्लिम थे, बट कन्वर्ट किया था मस्जिद में कलमा पढ़कर जी। तो बाकायदा हर रस्म के हिसाब से शादी हुई, निकाह हुआ। अब रीजनल तौर पे उस वक्त नहीं हो पाए थे, बोला था कि टाइम लगेगा, लेकिन अब शादी हो गई है तो बोल रहे हैं कि मस्जिद से लेटर नहीं मिल रहा है, और लेटर नहीं मिलेगा तो हम लीगली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और मस्जिद वाले डर रहे हैं केरला में, क्योंकि बोल रहे हैं कि मतलब कि किसी उसमें फंस ना जाए। तो इस वजह से अब क्या करना चाहिए कि लीगली तौर पे बिना किसी उसके परेशानी के हो सके कन्वर्ट, और नाम चेंज करने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उनकी खुद का बिजनेस है, कंपनी है, तो उसमें भी क्या दिक्कत आएगी नाम चेंज करने में? देखिए आपका सवाल समझ में आ गया। आपका कहना है कि आपके हस्बैंड जो है नॉन मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट करके एक मस्जिद में जो वहाँ पर सिस्टम है आपके केरला में, उस हिसाब से शादी हुई है। लेकिन आज की डेट में वो ये कि कोई कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। तो पहली बात तो ये कि किसी को कन्वर्ट होने के लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लीगल जो है वो लेकुनास को भरने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, आपने नाम के बारे में पूछा कि उनकी कंपनी वगैरह भी है जिसमें उनका प्रीवियस नाम चल रहा है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं। एक बात और आप लोग क्लियर बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई अगर कन्वर्ट होता है तो लाजमी नहीं है कि उसका नाम अगर हिंदी या संस्कृत में है या पर्शियन में है तो उसका नाम अरबी में ट्रांसफ़र किया जाए, यानी कि मुसलमानों का जो अरबी में नाम रखने का चलन है वही नाम रखा जाए। नाम के तहत सिर्फ इस्लाम में यह कहा गया है कि किसी का भी ऐसा नाम हो जिसमें शिर्क न हो, वह नाम का मीनिंग अच्छा निकलता हो, तो चाहे वह नाम संस्कृत में हो या हिंदी में हो या उर्दू में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको मैं अक्सर यही राय देता हूँ कि अगर नाम का मीनिंग अच्छा निकल रहा है, अब किसी का कमल नाम है तो उसको क्या ज़रूरत है चेंज करने की। तो पहली बात तो ये कि आपका ऐसा कोई लीगली प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो सेफ साइड में जाना चाहते हैं तो फिर एक मजिस्ट्रेट के पास जाएं, एक एफिडेविट लें, एफिडेविट से परमिशन लें, अपना नाम भी वो चेंज करा सकते हैं कानूनी तौर पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर नाम का सही मीनिंग आ रहा हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मज़हब का मसला जो है वो दिल से है, उससे उसका अल्लाह का रिश्ता है, तो इसमें ये कागज़ फॉर्मेलिटी ज़रूरी नहीं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं रजौरी JNK से बोल रहा हूँ, वकील साहब से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। जी, अपना सवाल बताइए, वकील साहब आपको सुन रहे हैं। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, मेरा एक चाचा साहब थे तो उनकी 97 में डेथ हो गई थी, तो वो लावारिस थे, उनकी औलाद कोई नहीं थी जी। तो जो उनका वो हुआ विरासत का इंतकाल टेस्ट हुआ तो वो उसमें कंडीशनल था उसको हमारी चाची के नाम पे कि जब तक ये जिंदा है या निकाह सानी उसको यूटिलाइज करे रकबे को, वो भी मजदूर लगाकर। अब 15-18 साल तो वो चाची हमारी खामोश रही, तो उसके बाद उसने 2 बैनामे दे दिए, एक बहन की बेटी को और एक उसके हस्बैंड को।
तो मैंने वो दोनों चैलेंज कर दिए हैं, तो इसमें लीगल क्या बनता है? लीगल आपने चैलेंज कर भी दिया है, तो देखिए लीगल कंप्लीटली ये बनता है कि जैसा कि आपने बताया कि आपके चचा ने उनको जो परमिशन दिया था वो उसको अपनी ताज़ ज़िंदगी इस्तेमाल करने के लिए दिया था, लेकिन वो इस्तेमाल न करके जो है, इस्तेमाल में तो उनका रहा ही होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कागज़ बना के ट्रांसफ़र कर दिया अपने लोगों को। तो ऐसे में जो है आपका ग्राउंड बिल्कुल सही है, उनको ट्रांसफ़र करने का कोई हक नहीं था, आपने कानूनी चाराजोई की है। जैसा कि आपने बताया, मुझे पूरा यकीन है कि ये मुकदमा जो है आपके फेवर में होगा। बिल्कुल। और गाजी साहब, हम लगातार अपने नाजरीन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अपना सवाल जो है वो मुख्तसर रखें और अपनी टीवी की आवाज़ बंद रखकर हमसे सवाल पूछें। गाजी साहब, हम डॉरी एक्ट की बात कर रहे थे, इसमें अगर मैं FIR की बात करूं तो किस तरीके से FIR दर्ज कराई जा सकती है? देखिए, बहुत सिंपल है। जिस तरह से और ऑफेंसेस के कराई जाती हैं उसी तरह से इसके भी, यानी कि जो वाकयात हुए हैं उसको आप मतलब कि सिंपल वे में आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें या किसी से लिखवा लें कि आपके साथ ही ये हुआ है, वो ऑफेंस के अगर ज़बूर में आएगा तो 498A का मुकदमा जो है दायर हो जाएगा। अब चूंकि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1/14 में आया, जिसमें कि ये आया कि अरनेश कुमार का जजमेंट, जिसमें यह आया कि अरेस्ट करने से पहले घर के बाकी लोगों को अरेस्ट अगर करना है तो उसके लिए जो है परमिशन लेनी पड़ेगी DCP से, और उसके अलावा पुलिस को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये रीज़न देना पड़ेगा कि अरेस्ट क्यों ज़रूरत पड़ गई, जबकि इसमें ऑफेंस जो है 7 साल से, पनिशमेंट 7 साल से कम है। फिर उसके बाद एक जजमेंट आया गालिबन 2017 में, उस जजमेंट में जो है इसको डाइल्यूट कर दिया गया, फिर वही पावर बहाल कर दी गई थी कि हस्बैंड को अरेस्ट किया जा सकता है और उसके घर वालों को भी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर 2018 में एक जजमेंट आया, उस जजमेंट में भी कई प्रक्रिया आई हैं, लेकिन उसमें ये हुआ है कि अर्नेस्ट कुमार वाला जो जजमेंट था उसको तकरीबन बहाल कर दिया गया है कि 41A में जो है उसका प्रावधान है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी, वालेकुम अस्सलाम, हम आपको सुन रहे हैं, सवाल बताइए। मेरे साहब से ये सवाल पूछना था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है जी, तो उनको मेरे वालिद साहब को और 2 बीवियां थी, तो मेरे भाई काबिल है उस जॉब के लिए, तो वो जॉब किस बारे में मुझे पूछना था। मेरे भाई पढ़े लिखे भी है, जॉब के लिए काबिल भी है, उनके दूसरे फर्जंद जो है तो काबिल ही नहीं है जी, तो मेरे भाई को जॉब मिलेगा। और मेरे वालिद साहब प्रॉपर्टी भी बहुत सारी रखे गए हैं, लेकिन उन्हीं के पास है, वो हमारा कुछ हुकूक ही नहीं है, तो मुझे नोटरी पेपर्स पर है वो। नहीं, देखिए, आपका सवाल यह है कि पहली बात तो ये कि आपके वालिद का इंतकाल हुआ है और उसके बाद जो है आपका कहना यह है कि वो नौकरी में थे, तो क्या उनके जगह पर आपके उस भाई को नौकरी मिल सकता है जो कि काबिल है और उसको क्वालिफिकेशन को पूरा करता है। अब देखिए, ये है कि अगर एक बाप के या एक माँ के 2-3 बच्चे हैं और उनके जगह पे अगर कंपैशनेट ग्राउंड पे सर्विस मिलती है तो बाकी लोगों को नो ऑब्जेक्शन देना पड़ता है कि हमारे फला भाई को या फला बहन को अगर ये सर्विस दे दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अब एक इसमें आप में एक ग्राउंड बनता है कि वही काबिल है, उस सर्विस को लेने लायक है, दूसरा नहीं है, तो इसके लिए फिर वही लिटिगेशन का मसला आएगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी का मसला है तो उस प्रॉपर्टी में जो आपके फादर का है उसमें सबका हिस्सा है, उसमें आपका भी हिस्सा है एज ए डॉटर, तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, दिल्ली से मोहम्मद आबिद बोल रहे हैं। जी आरिफ साहब, अपना सवाल बताइए। जी, मेरे दामाद ने दूसरा निकाह कर लिया है जी, और मेरी बेटी को बताया भी नहीं, और 2 लड़कियां हैं जी, तो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ मैं उनके खिलाफ? जी, कानूनी कार्रवाई आपके पास बहुत है। पहली बात तो ये कि उसने जो दूसरी शादी की है उसमें अपनी पहली बीवी को नहीं बताया है, उसको बाद में पता चला दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी उसको करने का हक तो है, लेकिन पहली बीवी की रजामंदी जो है इस्लामिक सिस्टम से भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर भी आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हो रहा है। अभी जो कार्रवाई है कि आप फ़ौरन दूसरी शादी कर लेना भी जो है अपने आप में एक हैरेसमेंट है, क्रूएल्टी है। आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, 498A का भी उसमें मुकदमा दायर हो सकता है। दूसरी बात ये कि आप फ़ौरन जो है उसमें जाइए, डोमेस्टिक वायलेंस में जाइए, ये डोमेस्टिक वायलेंस के भी ज़मूरे में आता है। और इन बच्चियों का उसके प्रॉपर्टी में हक है अपने फादर के, ऐसा भी इंजेक्शन में भी जाइए ताकि वो किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र न कर सके इधर उधर, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लग सकता है।
बिल्कुल। और इससे पहले हम दौरी की बात कर रहे थे गाजी साहब, मेरा सवाल यही है, ये पहली बात तो ये कि बदनसीबी है हमारी कि आज भी हम इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, 21st सेंचुरी है उसके बावजूद। लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो क्या ऐसे भी रिश्तेदारों का नाम लिखवाया जा सकता है जो डॉरी के लिए परेशान करते हैं, हस्बैंड और सास से अलग? जी, उसमें जो 498A में जो प्रावधान है वो ये है कि हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स में जो है और भी इन-लॉज आ जाते हैं, चाहे उस घर में रहने वाली बुआ हो, उस घर में रहने वाले फादर के भाई हों, उसके अपने ससुर भसुर, देवर, देवरानी, बहन के हस्बैंड, ये सब आते हैं, सब जाते हैं हस्बैंड के रिलेटिव्स में। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ गाजी साहब जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे वकील साहब से थोड़ा ये पूछना था। मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ करीमनगर से। जी यूसुफ साहब, अपना सवाल बताइए। देखिए, मैं सऊदी में था 15 साल तक। वहाँ से जो भी कमाए थे हम जो ना, हम वालदा के नाम पे जो ना पैसा भेजाते थे। अब रहा सवाल के प्रॉपर्टी, कुछ थोड़ी प्रॉपर्टी जमा किए थे, वो सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम पे है। अब वो वालदा की जो ना बहू से नहीं जम रही थी, तो वालदा जो ना हमारी बहन के नाम पे कर दिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बेच दिए। अब उसको हम क्या चेक कर सकते हैं? जी देखिए, ये इत्तेफाक ये है कि जो जॉइंट फैमिली का एक फ़ायदा है उसके साथ साथ नुकसान भी है। अक्सर आप जैसे मराहल से लोग गुजर रहे हैं कि प्रॉपर्टी, मतलब कि बाहर से पैसा कमा रहे हैं, जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी भेज रहे हैं, और यहाँ पर जो उसका मिसयूज़ हो जा रहा है। देखिए, एक बेनामी ट्रांजैक्शन का एक हिसाब चलता है कि प्रॉपर्टी जो है वो मैंने भले ही अपनी माँ को पैसा दिया था, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके नाम से भले ही था, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे यूज़ के लिए था। हालांकि ज़रा ये मुकदमा बहुत डिफ़िकल्ट होता है बेनामी ट्रांजैक्शन का, कि प्रॉपर्टी हमने अपने घर के किसी फ़र्द के नाम से तो ख़रीदा था, लेकिन बेसिकली वो प्रॉपर्टी जो है हमारे बच्चों के इस्तेमाल के लिए था। मुकदमा तो आपको बनता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट मुकदमा। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो जी। लो मैम, मैं बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल बताइए। जी मैं वकील साहब से बात कर रही हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। जी सवाल बताइए। जी, ये जम्मू कश्मीर में मेरे शौहर की जमीन और मकान है जी, तो उस पर कब्जा है, और उनकी पहली बीवी पहले तलाक हो गया था 2009 में, लेकिन वो अब डेथ मतलब उनकी डेथ हो गई है। उनके कोई बच्चे नहीं थे। अब दूसरी बीवी से, यानी मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो वहाँ कब्जा कर रखा है। दूसरी मस्जिद कमेटी हुआ करती थी पहले, लेकिन अब तो हमारी मोदी जी की हुकूमत है। अब तो हमारी डायरेक्ट यहाँ से मतलब वो हो गया ना, आपका यूनियन टेरिटरी हो गया ना। तो ये तो जो दिल्ली का है वही वहाँ पर है, तो वहाँ कब्जा कैसे छूटेगा? मेरा बच्चों का हक मुझे, मेरे शौहर को कैसे मिलेगा? तो वही आप बताइए मेहरबानी करके जरा सा। नहीं, आप बिल्कुल, कानून जो है वो ये है कि वरासत में आपके बच्चों का हक है, तो फ़ौरन एक पार्टीशन सूट वहाँ पे डालें और वहाँ पर इंजंक्शन ले कि इस प्रॉपर्टी को किसी किस्म के वो ट्रांसफ़र न कर पाए या किसी दूसरे को पोजीशन न दे पाए। आपके पास जो है अपने आप में लीगल साउंड ग्राउंड पे है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो सर, मैंने ऑलरेडी पेटिशन से फाइल करवाया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, जो कोर्ट डायरेक्शन जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। जी, क्या कहा आपने? जी अपना सवाल दोबारा दोहराइए। मैंने वो हाई कोर्ट मैंने एक डिटेशन फाइल करवाई थी वकील साहब से, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इसको ये विद इन 28 डेज इसका मसला हल करो, ये पेंशन और अदर रिटायर्ड बेनिफिट। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक। देखिए, आर्डर अगर कोर्ट ने किया है उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन देना था उस आर्डर के बेसिस पर कंसर्न डिपार्टमेंट को। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट उसके बाद भी काम नहीं कर रही है या उस हाई कोर्ट के आर्डर पर वो एक्ट नहीं कर रही है, उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो कंटेम्प्ट बनता है। फिर आप कंटेम्प्ट पिटीशन डालिए अपने वकील साहब से, आप जो है मशवरा कीजिए और कंटेम्प्ट पिटीशन लगाइए उन अथॉरिटीज को। और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हाँ जी, अपना सवाल बताइए। हाँ, मैं महबूब बोल रहा हूँ इंदौर से। जी महबूब, मेरा सवाल ये है कि मेरा किराएदार से केस चल रहा है मकान खाली करने के लिए। उन्होंने अभी तक 8 साल का किराया कोर्ट के आदेश के बावजूद जमा नहीं किया है। तो उनको आगे सेशन कोर्ट में, अभी लोअर कोर्ट में है, सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए उनको टाइम मिलेगा या उनकी अपील खारिज हो जाएगी? जी देखिए, ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि मुकदमा जो है उनको
आर्डर हुआ है किराया देने का, उसके बाद भी 8 साल से वो किराया नहीं दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि कोर्ट के आर्डर का वो अवहेलना कर रहे हैं। उसी रेंट कंट्रोल एक्ट, चूँकि हर स्टेट में अलग अलग है, आप अपने एडवोकेट से राय लीजिए, क्योंकि वहीं पर प्रावधान होता है कि अगर कोई कोर्ट के आर्डर का उल्लंघन करता है तो फिर उसको कंप्लायंस के लिए प्रोविज़न होता है कि किस तरह से उसको पनिश किया जाए। तो ये देख लीजिए। और इतने दिनों बाद 8 साल बाद जो है 8 साल से किराया नहीं दे रहा है, तो आपके पास यही ग्राउंड तो है कि किराया न देने के बेसिस पर जो है आप उससे खाली करा सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। मैम जरा प्लीज एक बार और बात कराइए, मैं समझ नहीं पाई। जी वकील साहब आपको सुन रहे हैं, सवाल बताइए। हाँ सर, ये कह रही थी भाईजान में कि ये वहाँ मस्जिद जो कमेटी है तो वो ट्रांसफर कर देगी हमारा, वो तो यहाँ का कानून एलजी साहब का कानून है ना वहाँ पर। नहीं, वो एक मिनट, ये मस्जिद कमेटी को ज़मीन या कोई भी प्रॉपर्टी किसी को मुंतकिल करने का पावर नहीं है। पावर वो जो सरकारी अथॉरिटी कोई होता है, वो एक अपना राय दे सकती है कि इस प्रॉपर्टी में फला फला का हक है और उनका इतना इतना हिस्सा बनता है। वो आपके पास एक ग्राउंड हो सकता है, लेकिन वे कि उस ग्राउंड को लेकर जाने के लिए जो सरकारी इदारे हैं, एप्लीकेशन तो आपको वहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र जो है उनके लीगल एयर्स को उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी करेगी। बिल्कुल। और गाजी साहब, अगर वुमेन हेल्पलाइन 1091 की बात करें, क्या रोल है इसका और किस तरह मदद मिलती है? देखो, वुमेन हेल्पलाइन का जो सिस्टम आया तो लाजमी है कि ये चीज़ देखा गया कि हर औरत जो है वो फ्रिक्वेंटली पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती है, कंप्लेंट लॉज नहीं कर सकती है। तो बस ये कंप्लेंट को लॉज करने का एक इजी प्रोसेस बताया गया है। तो उस इजी प्रोसेस में ये है कि आमतौर पे ये देखा जाता है और माना जाता है कि जिस तरह से 100 नंबर पर फ़ोन करने पर फ़ौरन पुलिस का रिस्पांस होता है, उसी तरह से 109 पर भी, हाँ 109 पर भी ये फ़ौरन रिस्पांस आता है। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये ना मेरा बेटा गया इधर से ना कहीं बाहर बम्बे में चला गया, इधर से 5 साल हो गए उसको। तो हमें बोलने लगा इधर मैंने किसी के इधर कर्जा वर्जा देना है, तो इसलिए मैं जाऊंगा, मैं साल 6 महीने तक आऊंगा वापस। अब 5 साल हो गए तो आता ही नहीं है उधर से। तो हमें अब सुना है किसी कोई लड़की है उसके साथ, तो वो रखी है उसने उधर। तो अब हमें पता ही नहीं था उसकी बीवी या बच्चा है, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही अब क्या करें। हमें जरा ये राय बताओ, अब करें क्या हम? अब देखिए, आपका लड़का बालिग है, अगर वहाँ से आया और यहाँ पे आके बम्बे में कहीं शादी कर लिया, एक शादीशुदा अगर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो देखिए उसको समझाया ही जा सकता है। न उस लड़की को या उसकी आज की मौजूदा बीवी को, या बीवी भी नहीं है तो चूँकि हिंदुस्तान का आज भी ऐसा भी कानून है कि एक लिव इन रिलेशन का भी मसला है, तो अगर वो कोई किसी औरत के साथ उस औरत के रजामंदी के साथ रह रहा है और अगर बच्चा है, शादी के बाद है, शादी के बगैर शादी का है, तो इसमें कानून जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। आप उसको सिर्फ समझा सकती हैं, उसको अपना सकती हैं, बाकी और ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि उसको आप कानून के ज़रिए फोर्स करें कि वो उसको छोड़े और आपके पास आके रहे या आपसे मिले। अब उसके ऊपर है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हाँ हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, हमारा सवाल है, मेरे जो है मैं शेयर सर्टिफिकेट थे मेरे पास, रिलायंस कंपनी में जी गुम हो गए। फिर मैं इसे वहाँ पे यहाँ करवी बोल के है, करवी जो है ना, हाँ मेल करा मेरे को, ये सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह बोल के आगा मेरे को उसका डिक्लेरेशन। उसके बावजूद भी जो है ना पुलिस जो है ना मेरे को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे रही। गुम गए बोल के मैं एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद भी रिजेक्ट कर दिए। क्या करना उसका कोई और? देखिए, ये बात कम से कम आपके बताने से हमें समझ में नहीं आ रही है कि एक कोई भी चीज़, ये सिर्फ यही नहीं कि शेयर सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर खो जाता है तो उसके लिए प्रावधान होता है कि उसका डुप्लीकेट कैसे निकलवाएं, सर्टिफिकेट कापी कैसे निकलवाएं या सेकंड कापी कैसे निकलवाएं। शेयर सर्टिफिकेट में भी आप देख लीजिए, कंपनी में होगा, अगर खो गया है तो उसका प्रावधान ये होता है कि कोई चीज़ आपके पास खो गया है तो आप पुलिस में जो है उसके लिए कंप्लेंट लिखवाएं। और नॉन कॉग्निजेबल केस का अक्सर जो है कंप्लेंट इस तरह से करके 1455 सीआरपीसी में दर्ज कर लेते हैं। उसके बेसिस पर फिर जो है आप इंश्योरेंस कंपनी को लिखेंगे कि हमारी ये चीज़ खो गया था, जिसके मुतालिक कि हमने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई थी, हमें आप जो है दूसरा डुप्लीकेट उसका इशू कीजिए। तो उसमें वो इंक्वायरी कराते हैं, कि क्या वाकई ऐसा हुआ या नहीं है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो
जी मैम, ये क्वेश्चन पूछना था जो रह गया था मेरा अधूरा, कि अगर कोई लड़की मतलब शरई तलाक लेना नहीं चाह रही है अपने हस्बैंड से और शौहर तब भी उसको शरई तलाक दे रहा है, तो वो कोर्ट में जाके अपने मेंटेनेंस के लिए वो अपील कर सकती है और ये तलाक को रुकवा सकती है कि नहीं? ठीक ठीक ठीक। देखिए, तलाक को रुकवाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि उसमें रीजन क्या है तलाक का। तो वो शरई तलाक में अगर जा रहे हैं तो आप जाकर एक रीज़न लीजिए। दूसरी बात ये कि आप ये प्रिकॉशन लीजिए कि उस घर में जहाँ पर कि अभी वो रह रही हैं अपने हस्बैंड के पास, उस घर से ना निकाल पाएँ। उस घर से जब नहीं निकालेंगे तो उसके लिए आप डोमेस्टिक वायलेंस में जाइए, आपको हक है वहाँ पर रहने का। दूसरा कि वो तलाक दें या न दें, हर हालत में आपके पास मेंटेनेंस का जो है हक बनता है। तो आप जो है फ़ौरन मेंटेनेंस के लिए भी डालिए और डोमेस्टिक वायलेंस में जाइए, ताकि उस घर से आपको, जिसको मैरिटल हाउस बोलते हैं, उससे न निकाल पाए। और अगर निकाल भी दिए हैं तब भी आप जो है उसके मुतालिक जो है आप दावा डाल सकती हैं कि हमें ज़बरदस्ती मैरिटल हाउस से निकाला गया है। कोर्ट आपको कह सकती है, उनको डायरेक्शन दे सकती है कोई यहीं पे रहेंगे। उनको ये भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इनको परेशान न करें, इनको फॉलो न करें, ये अपनी मर्जी से आना है, भले ही वो तलाक दे दें। बिल्कुल गाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और सभी कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त आपसे अलविदा लेने का हो गया है, लेकिन करियर से जुड़े आपके अगर कोई भी सवाल है या कोई भी उलझन है, हम आपको यहीं मिलेंगे 6:26 पर। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे प्रोफेसर रेहान खान सूरी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज।